वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। और अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं लेके अपने बात को अपने 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 वक्तव्य को रखना चाहूँगा आपके सामने। और चाहता हूँ कि आप समझे मैं क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिन से लगातार सीरीज ऑफ लेक्चर्स बना रहे हैं और अब ये आशा करते हैं कि आप लोगों को अपनी बात समझाने में सफल हो रहा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट इशू है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ। और समय आप लोग का ज़्यादा व्यर्थ नहीं करूँगा। पहले लंबे लेक्चर्स बनाते थे तो मेरे फ्रेंड्स और मेरे शुभ चिंतकों ने कहा कि आप जब बहुत लंबे लेक्चर बनाते हैं तो उसका जो है ब्रेक पॉइंट या कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट ब्रेक हो जाता है। तो लेक्चर को प्रेसाइज रखिए, छोटे रखिए। तो दिस लेक्चर एंड मेनी लेक्चर्स फ्रॉम टुडे विल बी प्रेसाइज टू द पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव भी बनाएंगे लेकिन सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि लोग, क्योंकि 2020 चल रहा है इस समय। 2020 का सीजन है। मैं IPL T20 का अभी इस समय कहीं एक समय चल रहा है। तो लोग 2020 क्रिकेट पसंद करते हैं, टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि जो भी, चाहे क्रिकेट हो, चाहे चाहे आपका कुछ भी हो, जब कोई चीज़ ह्यूमन लाइफ हो, चाहे आपका ह्यूमन स्टडी हो, कोई भी चीज़ जब आपका बहुत लार्ज स्पैन ऑफ टाइम में होता है तो उसमें क्रिटिकलिटी, स्मॉल स्मॉल लेवल ऑफ कॉन्सेप्चुअलिटी आती है। और जब कोई इवेंट बहुत टाइम, स्मॉल टाइम का होता है, टाइम रेस्ट्रिक्टेड या स्मॉल टाइम का होता है, तो उसमें फिर इतनी ज़्यादा हाई लेवल कॉन्सेप्चुअलिटी की जगह ज़्यादा ताकत का, ज़्यादा फोर्स का, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा पावर का प्रेजेंस यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है, अब चलिए, अब आज की बात, ये सब चीज़ में एप्लीकेबल होता है किसी भी इवेंट पे। तो आज के पॉइंट पे आते हैं आप सबके समक्ष। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी इलेक्शन चल रहा है। ये भी देखिए, इलेक्शन 7 फेज में है, 1 2 3 4। तो मैंने फिर कहा आपसे, जो मैं अभी समझा रहा था, टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वो बड़ा बहुत ही 5 डेज का होता है, तो उसमें टेक्निकलिटी, क्रिटिकलिटी, फिलॉसफी, पिच का जो डिटोरिएशन, ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है खेल पे। फर्स्ट डे पे जो पिच में जो स्मूथनेस है या प्लेननेस है, वो 5th डे में नहीं रहता। ठीक है, लेकिन 2020 क्रिकेट में 40 ओवर का मैच है, 3 घंटे में होना है। तो पहले तो इस टाइम पीरियड इतना कम है, फिर आपको इतनी फिलॉसफी, इतनी ज़्यादा जो है, इतनी ज़्यादा जो है डीप अंडरस्टैंडिंग की, पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय के इन कंपेयर टू टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, उसी प्रकार से जब इलेक्शन 7 चरण के होते हैं, 7 डिवाइडेशंस में होते हैं, 7 फेज में, तो फिर आपको बहुत ही जो है, आप में कंसेप्चुअलिटी होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या एंटिटी में। ठीक है, तो आज आते हैं। तो आज अब, और मैं समय ले सकता था आपका, लेकिन लूंगा नहीं। आज के इसी पॉइंट पे आते हैं और शुरू करते हैं अपनी बात। ठीक है, तो सीधा मैं बहुत चीज़ समझा था। तो मैं पिछले इलेक्शन में आपका, तो पिछले लेक्चर में जो बता रहा था कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स, आइडिया ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लाइफ एंड आइडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आइडिया ऑफ UPSC एंड आइडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस में क्या क्या क्रिटिकलिटी है, तो वो चीज़ है। अभी बहुत चीज़ें बता सकता हूँ आपको। लेकिन हिस्ट्री, लाइफ, एकेडमिक्स, हाँ, स्पोर्ट्स, लेकिन उन सब चीज़ों पे से समय की व्यर्थता होगी। समय जो है, हम अपनी बात को टू द पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज और अगर आप इंडिया में, बहुत ही एक दुर्भाग्य है, अगर आप अपनी बात को कहें और आप किसी एक पार्टी को करते तो वो दूसरे आपको गोदी कहने लगते हैं। आप अगर अच्छी देश की तारीफ करें तो कोई कह देगा आप मोदी भक्त हैं, और कोई अगर आप मोदी को गाली दे तो कोई कहेगा आप कांग्रेस राहुल गांधी भक्त हैं। कोई आपको लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट कह देगा। कांग्रेस ये एक है। तो कोई आपके स्पीच को सुनने से पहले आपको लेवल कर देगा। ठीक है, जैसे ऐसा है, ये एक इंडिया की विडंबना है। एक, क्या कह लीजिए, बहुत ही है, विडंबना है हमारे समाज की। ठीक है, लेकिन चलिए, आइए मैं करता हूँ जो है पॉइंट पे। तो आज बहुत सारी बातें होंगी। आज मैं जब ये पॉलिटिकल डिबेट देखता हूँ और लीडर ऑफ अपोजिशन, अभी क्योंकि कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कई स्टेट्स में, और फिर आपके लोकसभा को भी देख लें, सब मिला के जो पॉलिटिकल आपका सिनेरियो, उसमें कांग्रेस जो है ऑपोजिशन इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा पार्टनर, सबसे बड़ा मेंबर है। तो अगर ऑपोजिशन बनती है बीजेपी को चैनल के, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उसका हेड कांग्रेस होगी, राहुल गांधी जी होंगे।
और जैसी पार्टी आपकी मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी और डीएमके और अकाली दल, ये सब स्टेट ओरिएंटेड पार्टीज हैं एज कम्पेयर टू कांग्रेस एंड बीजेपी, जो कि देश लेवल की पार्टी है। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रियेश होने के नाते कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज बात करते हैं जो मैं जो पिछले कुछ दिनों से सारी डिबेट्स को सब आज तक, रिपब्लिक टीवी और क्या नाम है क्या उससे बहुत अच्छा वो टाइम्स नाउ नेटवर्क का भी एक सेक्शन है, फिर आपका जो है एनडीटीवी, सब चीज़ों को अगर आप बहुत मिला के ध्यान से देखें, जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे एक व्यक्ति की याद आती है, एक आदमी, एक पर्सन की याद आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पर्सन है। और ये जो मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ, तो उससे अच्छी बात है कि मैं लूंगा तो शायद राइट विंग जिसे आप कहते हैं, बीजेपी एटसेट्रा एटसेट्रा या आरएसएस, वो मान लीजिए, वो हमसे दुखी हो जाएंगे। तो उनका नाम है मोहम्मद अली, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम उनको कांग्रेस की तरफ, या महात्मा गांधी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, तो उनको ये टाइटल दिया था कायदे आजम। ठीक है, तो आज जो मैं आपसे आपका जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे आज, तो उन्हीं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, और आज के रेफरेंस में मोहम्मद अली जिन्ना का क्या इम्पोर्टेंस है, और वो आज भी कैसे ना कैसे अलाइव हैं भारत के इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो मैं आपको समझाऊंगा। और मैं बहुत ज़्यादा समय इसको समझाने में कम से कम 10 घंटा लगना चाहिए। ये जिन्ना और कांग्रेस की जब डिबेट होती थी, कांग्रेस और जिन्ना की, तब से ये कम से कम 30-40 साल तो चला ही चला, जब पार्टीशन हुआ भारत का। 30-40 साल को मैं 30 घंटे में भी समझाऊँ तो कम है, 3 घंटे में भी समझाऊँ तो कम है, लेकिन मैं इसको 3 मिनट में समझा नहीं सकता, तो थोड़ा सा ज़्यादा लूंगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं जिन्ना अंकल की तरफ, और शुरू होते हैं जिन्ना आज भी कैसे इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो देखिए, जिन्ना जब ब्रिटिशर्स ने देखा 1857, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ठीक है, तो उनको एक झटका लगा। 1857 एक्चुअली गैंजेटिक प्लेन पे हुआ था, बैरकपुर कैलकाटा टू पटना टू लखनऊ इलाहाबाद, ये आपका जो नेपाल का बॉर्डर है वो कुछ हद तक, फिर आपका मेरठ मुरादाबाद की तरफ जाते हुए मेरठ, फिर गाजियाबाद और दिल्ली, ये वाला एरिया था जहाँ 1857 हुआ था। मंगल पांडे, ठीक है, बैरकपुर और मेरठ दो सबसे बड़े मिलिट्री उनके वो थे तब उस समय। ठीक है, इसके ये ठीक है, तो तब ब्रिटिशर्स को झटका लगा, बहुत वो हिल गए, क्योंकि उनको लगा कि अगर ये सक्सेस हो जाता तो हम ब्रिटिश रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाए। यहाँ तक कि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया, और क्वीन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्वीन एलिजाबेथ या क्वीन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसको ब्रिटिश क्राउन कहते हैं, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करके भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को, ये क्या नाम है उनका, ग्रेट ब्रिटेन की क्वीन, हाँ, जो ब्रिटिश क्राउन ने भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर दिया, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड एंड ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर इंडिया। उसी के बाद उसी के बाद शुरू हुआ भारत का पूरा आज का जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, इंडियन आर्मी, और सब चीज़ आप देखते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, और बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब जो आप देखते हैं, ये उसी का ये प्रभाव है, जो ब्रिटिश एम्पायर जिसे कहते हैं, आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड इन 1857। ठीक है, चलिए अब तो जिन्ना साहब क्यों है, तो पहली बार जब लगा तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इफ दे आर यूनाइटेड दे वी विल बी, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सो इंडिया विल नेवर बी अ नेशन अंटिल देयर इज कास्ट एंड रिलीजन। फिर सुनिए, सर जॉन लेस्ली ने कहा देयर विल बी नो इंडिया अंटिल देयर इज कास्ट, और ब्रिटिशर्स की फिलॉसफी थी कि इंडिया विल नेवर बी अ रिलीजन अंटिल देयर इज कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स की फिलॉसफी थी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा। तो इन्होंने इसको इनकलकेट किया, और इन्होंने कहा इंडिया इज नॉट अ नेशन, द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर, and what is the relation between Hindu and a Muslims who have 800 years of fight, Sikh, Christian, Parsi, etc. फिर उसने कहा what is relation between पंजाबी, तमिल, मणिपुर, उस समय जो प्रोविंस थे, मणिपुर का एरिया जो आज का है, फिर महाराष्ट्र एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसने कहा देन हाउ विल यू कंबाइन टुगेदर ब्राह्मण, दलित, ठाकुर एंड बनिया एटसेट्रा, ऑल castes, so you need a foreign imperial power to provide equality towards all। उसको खुद को इंग्लिश मैन कहते थे, तो वी आर द इंग्लिश मैन एंड वी आर द फॉरेन इंपीरियल पावर विच विल प्रोवाइड इक्वल जस्टिस टू ऑल द सिटीजन ऑफ डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन हु आर फाइटिंग फॉर 800 years और सो मेनी ईयर्स इन इंडिया। ये ब्रिटिशर्स की फिलॉसफी थी। ठीक है, इन्होंने ये कहा। ठीक है, ये तो देयर विल बी नो इंडिया अंटिल देयर इज रिलीजन एंड कास्ट इन इंडिया। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स का ये फिलॉसफी था। ठीक है,
1857 हुआ, कांग्रेस इन्होंने क्रिएट किया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बनाई कांग्रेस। तो फिर जो है सर सैयद अहमद खान का भी उस उदय हुआ उस समय, ठीक है, एज अ उसका एज अ एकेडमिक इन द मुस्लिम सोसाइटी, ठीक है, इन द ये, ठीक है, तो ये हुआ। तो फिर जब ये हुआ तो फिर इवेंट में बता देता हूँ। सबसे पहले बंग भंग हुआ 1905 में, और ईस्ट में आज का बांग्लादेश और आसाम में मुस्लिम मेजोरिटी बना, बिहार झारखंड बंगाल हिंदू मेजोरिटी बना, ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ का भी एरिया था उसको। तो फिर उसको बंग भंग के बाद बंगाल को फिर 1911 में ब्रिटिश ने रीयूनाइट किया, और उसमें हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, उस बंगाल में हिंदू 44 के प्लस मुस्लिम 56% है, आज का जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश आप देखते हैं। और ये पहला पार्टीशन था। फिर उसका दिल्ली बना आपका न्यू कैपिटल बना। फिर उसके बाद जो है आपका ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 80 आपका जो है, फिर आपका 1916 में वो हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिम और हिंदू की 1% थे, पारसी बहुत कम थे, इनके सेपरेट इलेक्टोरेट बना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना। फिर लेकिन अब टर्निंग पॉइंट आता है जब कांग्रेस में क्रांतिकारी काकोरी कांड, भगत सिंह और क्या नाम है ये, और जो ये आपका जो है अशफाक उल्ला खान एक्सेट्रा लोग जब आए आपके कांग्रेस में, तो कांग्रेस में जब भारतीय मूवमेंट में, तो कांग्रेस में एक तरह का को एक्सट्रीमिस्ट बनना पड़ा कुछ हद तक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें कोई टीवी, गूगल या यूट्यूब तो था नहीं कि उसका वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो 1931 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राबी की शपथ ना पूरी है। राबी की शपथ है पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस, वो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन है, लाहौर की तट पे हमने लिया था ये, ठीक है। पूर्ण स्वराज, अखंड भारत को फिर से खंड खंड बनाएंगे, और गिलगिट से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, और 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राबी की शपथ ना पूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है आपका। तो जिन्ना साहब क्यों आज के समय बहुत रिलेवेंट है, तो जो ब्रिटिशर्स का ये नैरेटिव था उसको मुस्लिम लीग और कह रही थी, इट इज नॉट अ नेशन, हिंदूज एंड मुस्लिम 800 ईयर ऑफ फाइट एंड इट इज नॉट अ नेशन। और 31 में जब ये लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में भी, उसको भी लाहौर डिक्लेरेशन कहते हैं, जो एटॉमिक वेपन के बाद किया। लेकिन लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था 1929-30 का जो समय था उसमें, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया, उसमें ये तो हुआ, तो उसको सिर्फ जिन्ना साहब ने, तो जिन्ना को सिर्फ गाली मत दो, जिन्ना थे दलितों के सबसे बड़े जो मसीहा कह लो, या लीडरशिप भीमराव अम्बेडकर जी थे और मास्टर तारा सिंह, तीनों ने ही अपनी नाखुशी कहो या अपना विरोध जताया लाहौर रेजोल्यूशन के खिलाफ, पूर्ण स्वराज के खिलाफ। अब डोमिनियन स्टेटस, होम रूल नहीं, पूर्ण स्वराज देना पड़ेगा। कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड किया, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की। तो जिन्ना ने बहुत कड़े शब्दों में कहा, बाद में आके 1940 में लाहौर आता है, लाहौर में ही रेजोल्यूशन लिया गया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। जिन्ना ने कहा कि दीज हिंदू और मुस्लिम आर टू डिफरेंट नेशन, दे कैन नेवर लिव टुगेदर। भीमराव अम्बेडकर जी का भी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पूर्ण स्वराज विल मीन द रूल ऑफ द अपर कास्ट हिंदूज। और जो सिख, जो अकाली दल का फॉर्मेशन हुआ उसमें, और सिख पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा 1920 जो ये 84 और उसके बाद का जो ये उसके पहले का जो समय था, पंजाब में जो बहुत भयानक प्रॉब्लम हुई, उसका शुरुआत 1920s के आसपास से हुआ है, ब्रिटिश इंडिया के समय, ठीक है। तो अब ये दोनों हुआ। अब सिख मास्टर तारा सिंह बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज विल मीन द रूल ऑफ हिंदू और सिख। भारत में प्रॉब्लम इशू ये था कि 25% मुसलमान थे, 75% हिंदू क्रिश्चियन, लेकिन क्योंकि हिंदू समाज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, क्योंकि आपको जानते हैं इंग्लिश एजुकेशन है, तो पहली बार में मुस्लिम जो रिलीजियस हेडशिप है, उन्होंने कहा कि ये इंग्लिश एजुकेशन हमारे धर्म, हमारे मजहब और धर्म के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग है, खतरा है। तो इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन में हिंदू समाज बहुत आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि जब कांग्रेस बना, पंडित मोतीलाल नेहरू और क्या नाम है, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन मुस्लिमों में पहले सबसे बड़े बैरिस्टर और वकील थे सैयद अहमद खान। तो हिंदू पढ़ाई में बहुत आगे थे। मेरा मानना है 100 साल 1757 बैटल ऑफ पलासी टू 1857 दिल्ली 1857, ठीक है ये। लेकिन इसीलिए, ठीक है, तो हिंदू समाज ये मार्ग को मानना पड़ेगा। हिंदू समाज जो था वो जो था आपका
काफ़ी मतलब कि देवर एजुकेशनली वेरी फॉरवर्ड, ठीक है, ये है, ठीक है। तो जो है, तो मास्टर ये बात है। तो और जो है, जो जो जनरल कास्ट है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, ये थे। ये हमको, मुझे ऐसा, मेरा तो कोई गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, और ये आज तक और रिपब्लिक टीवी नहीं था, ठीक है। तो ये हर समय 7-8-9% के आसपास ही रहे होंगे, क्योंकि आज भी हम कहते हैं कि मुश्किल से 10% या 12% है, लेकिन तब याद कीजिए, तब जब भारत था तब 25% मुसलमान भी थे, क्योंकि 47 में जब भारत बना पाकिस्तान के बाद, तो 9% के आसपास मुस्लिम थे, लेकिन अखंड भारत में 25% मुसलमान थे। तो 7 या 8-9% जनरल ब्राह्मण बने ठाकुर, लेकिन सब में गवर्नमेंट जॉब में 90% इन लोग थे। हाँ, जैसे आपका क्रिकेट में देखिए आप, सुनील गावस्कर, पंकज रॉय बंगाली ब्राह्मण थे, सुनील गावस्कर महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, ठीक है। अशोक कुमार गांगुली, किशोर कुमार गांगुली बंगाली, ध्यानचंद हॉकी के ठाकुर थे, यूपी के ठाकुर थे, ठीक है। लाला लाजपत राय थे, ठीक है। आप देखिए, सब जो थे, मतलब महाराष्ट्रियन जो आपका जो जनरल कास्ट आज कहते हैं, तो ये इनका जो डोमिनेशन था 90% गवर्नमेंट जॉब पे था। आर्मी में भी जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 50-50% हिंदू और मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये आर्मी 13 लाख से 25 लाख पे पहुंची। तो इसी के कारण जो है आपका जो है, और ये बात कांग्रेस ने तो बहुत बुद्धि खेल दी, कहा कि ये हिटलर बहुत बुरा आदमी है। और हिंदू महासभा और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने हिंदुओं की लड़ाई लड़ी, और उसने हिंदुओं को पुश किया आर्मी में। और जब 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो 68-70% हिंदू पॉपुलेशन थी आर्मी में, ठीक है। तो पुलिस, रेलवे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो 90% आर्मी में भी 70% हिंदू थे। तो यस, ये था हिंदू समाज, और उसके अंदर जो कास्ट हिंदू थे, जिन्हें सब कास्ट हिंदूज कहते थे, जैसो आज जनरल कैटेगरी, इनका प्रभाव था भारतीय समाज में, ठीक है। मैं आपको 2 में अभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ इसको, ठीक है।